स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत किड्स फाउंडेशन में। आप सभी ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और शायद नहीं भी देखी होंगी। इस प्रेजेंट नॉलेज के साथ कुछ नए पॉइंट जोड़ के आपकी नॉलेज को और इंक्रीज़ करेंगे। एज अ पर्सन, एज अ स्पेशल एजुकेटर और एज अ पेरेंट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम इसे 5 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो हम आज करेंगे। पार्ट 2 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स एंड डेवलपमेंटल डिफरेंसेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। पार्ट 3 स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स। पार्ट 4 अंडरस्टैंडिंग सेंसरी रेगुलेशन डिफरेंसेस। पार्ट 5 केयर इज़ अवेलेबल। दोस्तों आज की वीडियो में हम पार्ट 1 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। What is autism spectrum disorder? Types of autism spectrum disorder, symptoms, cause, factors affecting autism. नॉर्मली आपने कई बार सुना होगा ऑटिज्म या ASDs। तो ऑटिज्म है क्या, हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके लक्षण जीवन के पहले 3 साल में दिखाई देने लगते हैं। इसका फॉर्मल डायग्नोस्टिक नेम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म वर्ड सिवियरिटी के डिफरेंट लेवल और डिफरेंट फॉर्म्स को भी दर्शाता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है वह अपनी अद्भुत ताकत, लक्षणों और चुनौतियों को अनुभव करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और प्रभावित व्यक्ति के पूरे संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। पहले अलग कंडीशंस के रूप में माना जाता था, अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की श्रेणी में नीचे दिए गए 4 टाइप्स को रखा गया है। एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लाइक PDD, NOS और एटिपिकल ऑटिज्म। तो एस्पर्जर सिंड्रोम क्या है? इन बच्चों को भाषा की कोई समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में एवरेज और अबव एवरेज स्कोर करते हैं, लेकिन उनके पास सामाजिक समस्याएं और इंटरेस्ट की बहुत कम गुंजाइश होती है। वो कोई भी सामाजिक समस्याओं को अपने से सुलझा नहीं सकते। नेक्स्ट इज ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। यूजुअली ऑटिज्म वर्ड सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में इस टाइप की इमेज बन जाती है, जो कि है 3 साल से कम उम्र के बच्चों में सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और प्ले में समस्या को शो करना। सो नेक्स्ट इज चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर। इन बच्चों में कम से कम 2 साल के लिए सामान्य विकास होता है। मतलब 2 साल तक ये बच्चे नॉर्मल टिपिकली डेवलपिंग बच्चों की तरह ही ग्रो करते हैं। फिर उनके ज़्यादातर कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स का लॉस होने लगता है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर PDD और एटिपिकल ऑटिज्म, इसे PDD NOS भी कहते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। डॉक्टर्स इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं अगर आपके बच्चे में कुछ ऑटिस्टिक व्यवहार हैं, जैसे सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में देरी, लेकिन वह आपके बच्चे को किसी और श्रेणी में नहीं डाल सकते, इसलिए वह आपके बेबी को इस कैटेगरी में फिट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कोर डोमेन्स और सिम्टम्स। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसमें इम्पेयरमेंट के 3 एरियाज को देखा गया है: सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट विथ सोशल इंटरेक्शन। ASDs के बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज, जैसे आई कांटेक्ट बनाने में, किसी भी इमोशन को शो करने के लिए करेक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते हैं, अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में, इमोशनल साइन और क्यूज़ को समझने और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने में, रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिक संबंध बनाने या आदान प्रदान जैसे काम नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्ट इन शेयर्ड एन्जॉयमेंट यानी कोई भी काम जिसमें अपनी जगह अपने टॉय या टॉक साझा करनी हो वह नहीं कर पाते हैं। दूसरे की अचीवमेंट्स पर ध्यान बनाए रखना, अगर उनके सामने कोई अचीवमेंट या इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है तो वह ज़्यादा देर तक उस पर ध्यान नहीं बना सकते। दूसरों की भावनाओं को समझने और प्राइमरी केयर गिवर्स के अलावा किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा स्नेह दिखाने, प्यार करने या टच करने पर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो सिर्फ उन्हीं के साथ कंफर्टेबल टच फील करेंगे जिनके साथ वो बचपन से रहते आ रहे हैं या उनके आसपास ही वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। दोस्तों आप जानते ही होंगे कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है: वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ASDs के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में डिले या कमी देखी जाती है। उन्हें टर्न टेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है।
दरअसल वे किसी भी प्रकार का आउटर इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते, वह अपने ही वर्ड में बिजी रहना चाहते हैं। किसी भी एक्टिविटी में बने रहने में यानी अटेंशन स्पैन प्रॉब्लम करता है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर रेपिटेशन और बिहेवियर्स होते हैं। इकोलेलिया एक शब्द या एक वाक्य को बार बार रिपीट करते रहना इकोलेलिया करते हैं। ह्यूमर प्रॉब्लम्स अपनी वस्तुओं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें जैसी होती हैं वो उन्हें वैसे ही रहना पसंद करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस उन्हें पसंद नहीं आते। नेक्स्ट बिहेवियर्स। अब बात करते हैं बिहेवियर्स की, जो हम टिपिकल डेवलपिंग बच्चों में भी देखते हैं, लेकिन ASDs के बच्चों में कुछ डिफरेंट और स्पेसिफिक बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। जैसे वह पार्ट्स एंड पीसेस में एक्स्ट्रा फोकस्ड होते हैं। जैसे एक नोटबुक में लाइनिंग है बट बैकग्राउंड में डॉट्स भी हैं, तो उनका फोकस उस नोटबुक में लिखी चीज़ या उस लाइनिंग्स पर ना जाके जो बैकग्राउंड में डॉट्स हैं उन पर ज़्यादा जाता है। प्री ऑक्यूपेशंस यानी चिंता या परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी चीज़ों की। जैसे उनका कोई एक फेवरेट टॉय है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा अपने साथ रखते हैं। अगर वो कहीं छूट जाए या ना मिल रहा हो तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं जब तक वो उन्हें वापस ना मिल जाए, वो टॉय वो ऑब्जेक्ट वो अपने पास ना ले आएँ। नीड्स ऑफ सेमनेस एंड रूटीन, जैसे कि जो भी उनका डेली रूटीन है उसमें कोई भी चेंजेस वो एक्सेप्ट नहीं करते इजीली, उनको वो पहले से बताया जाता है। रॉकिंग करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं, ट्विडल यानी घूमते हैं बार बार एक ही जगह पर। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी सेंस ऑर्गन की रिसीविंग कैपेसिटी अचानक से बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम किसी म्यूज़िक को सुन रहे हैं तो वो नॉर्मल रहेगा, बट सडनली एक पॉइंट आएगा जिसमें वो ट्रिगर होता है एंड वो अपने कानों को बंद करेंगे ज़ोर से एंड थोड़ा शाउटिंग भी कर सकते हैं, जिससे उनको वो साउंड बिल्कुल भी बेयर नहीं कर रही है, तो हमें वो कम करनी पड़ती है, तब उन्हें रिलीफ मिलता है। लैक ऑफ अवेयरनेस लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन सराउंडिंग, नो, उनको आसपास के माहौल में क्या हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं होगा। वो बस अपने ही टॉय अपने ही प्लेस में इन्वॉल्व रहना पसंद करेंगे, किसी और का इंटरफेयर उन्हें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑटिज़म, मतलब वह कौन से कारक हैं जिन्हें ASDs होने का कहीं ना कहीं कारण माना गया है। चलिए बात करते हैं इसके लिए। हेरिडिटरी स्टेटस, आपके 7 पुश्तों में यदि कोई डिसेबल पर्सन रहा हो तो भी यहाँ चांसेस होते हैं कि ऑटिज़म हो सके, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन यूरिया, ट्यूबर स्क्लेरोसिस एट्सेट्रा। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर बर्थ कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, जैसे रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस, इंसेफेलाइटिस एट्सेट्रा। डाइजेशन स्टेटस, बच्चों की दिमागी बुखार से उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाना या दिमाग पर बुखार का असर ज़्यादा हो जाना, जैसे यूरिन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की असामान्यता होना। नाइटल पैथोलॉजी सिंड्रोम, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, जैसे कोनेरिया डायलैंग सिंड्रोम, कॉफिन सीरिस सिंड्रोम, ही अदर फैक्टर्स भी हैं जो जन्मभूमि के प्रभाव से भी होते हैं। प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी से पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। थैंक यू गाइस for watching this video. Stay tuned for the next video part 2 of autism spectrum disorder. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना हाथ छोड़ना ना भूलें, एंड प्लीज़ ऑल्सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।